हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान का जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वीवीआई MVVI जिसको आप कह सकते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, यानी इस वीडियो में आपको केवल फिजिक्स का ही क्वेश्चन बताएंगे, टोटल क्वेश्चन। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश क्या है, यानी सबसे पहले आपसे पूछ रहा है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे 1 नंबरिया में भी पूछता है, यानी वस्तुनिष्ठ में भी, और सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछता है। तो ये आप देख सकते हैं, यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है और टेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन भी है। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रकाश क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या? प्रकाश जो है वह माध्यम है, यानी प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका कहने का मतलब यही है। और आगे है आपका कि प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। और यह कैसे है ये भी आपको हम बताएंगे आगे क्वेश्चन में कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है कैसे। आपका आगे है आंसर कि प्रकाश सदैव एक माध्यम सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? वो सीधी रेखा यानी सरल रेखा में वह गमन करती है। प्रकाश कभी मूर्ति नहीं, वह सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। तो यह आपका आंसर इस प्रकार से है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। या प्रकाश सदैव एक माध्यम सरल रेखा में गमन करती है। तो आप इतना यदि लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कंफर्म है। और ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसलिए आप इसको और बहुत ही अच्छी प्रकार से इसमें परिभाषा बनाया हुआ है और सिंपल सी भाषा में यानी अपने शब्दों में ये परिभाषा बनाया गया है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। देखिए ये भी आपका बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि प्रकाश पुंज क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। और साथ ही आपसे पूछे कि प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट यानी परिभाषा के साथ स्पष्ट करें। तो आपको इस तीनों का भी परिभाषा देना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यह क्या है। तो प्रकाश पुंज जो है, आप यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह होते हैं, यानी प्रकाश की जो किरण होती है उनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज जो है वह आपका 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, यानी प्रकाश पुंज 3 प्रकार के। तो सिंपल सी भाषा में प्रकाश पुंज क्या है, तो वह किरणों के समूह को, यानी प्रकाश की जो किरण आती है उनके समूहों को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होती है। तो यह 3 प्रकार आपका इस प्रकार से है। समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और नेक्स्ट है आपका तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज यानी डाइवर्जेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट। क्या है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये इंग्लिश में है, तो आपके इंग्लिश यदि याद करना होगा तो आप याद कर सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ हिंदी को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें समाप्त हो रहा है। यानी प्रकाश पुंज क्या है, तो यह किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार है, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब आपको बताते हैं कि यदि आपसे पूछेगा कि ये प्रकार को स्पष्ट करें, इन परिभाषा के साथ स्पष्ट करें, तो आपको बताना होगा समांतर प्रकाश पुंज के बारे में भी कि यह क्या होता है। तो समांतर प्रकाश पुंज वही होता है, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो। यानी समांतर कहने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है तो ये सीधी रेखा है, ठीक, और फिर दूसरी प्रकाश है ये भी सीधी है, यहाँ से भी जा रही है, ये सीधी है। क्या है? तो ये एक ही दिशा में जा रही है और ये तीनों जो है यहाँ से इसकी दूरी समान है और ये तीनों की दूरी समान है और ये समांतर रेखा है। तो ये इसकी प्रकाश यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप सिंपल सी भाषा याद कर सकते हैं इसको सुनकर हमारी बातों को, कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये आपका उदाहरण में ये दे सकते हैं, जैसे मैं देकर, और इसको आप ये चित्र बना देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर इससे अच्छी प्रकार से समझ जाएगा।
नेक्स्ट आपका है अभिसारी प्रकाशपुंज। क्या कह रहा है? अभिसारी प्रकाशपुंज। अभिसारी कहने का मतलब है कि किसी एक बिंदु पर वह अभिसारी है, यानी किसी भी एक बिंदु पर वह अभिसारित हो रहा है किरण जाके। तो इसका आपका सिंपल सी भाषा में आंसर हो जाएगा कि जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, यानी अनेक दिशा से प्रकाश निकल कर आती है तो वह हमारे इसी बिंदु पे मिलती है, तो वह आपका अभिसारी प्रकाशपुंज हो जाएगा। क्या होगा? अभिसारी प्रकाशपुंज। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक बिंदु है तो देखिए यहाँ से एक प्रकाश चला तो यहाँ पे आके मिल गया, ठीक। फिर यहाँ से एक चल रहा है तो ये यहाँ पे आके इसी बिंदु पे मिल रहा है, तो यहाँ से चल रहा है तो ये इसी बिंदु पे मिल रहा है, इसको एक बिंदु ले ली। तो ये आपका है अनेक दिशा से जब बिंदु यानी प्रकाश आकर, तो आप इसको कह सकते हैं कि विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें निकलकर एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु पर जब एकत्र होती है या जमा होती है तो उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। या आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट और इस चित्र को भी बना दीजिएगा। तो नेक्स्ट समाप्त हो गया और आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है अपसारी प्रकाशपुंज। क्या है? अपसारी प्रकाशपुंज। तो इसका कहने का मतलब है कि सेम उल्टा है, यानी जो आप 2 नंबर देखे हैं इसी का सेम उल्टा है। यानी 2 नंबर में था एक विभिन्न दिशाओं से आकर और एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी, और इसमें है अपसारी, यानी एक बिंदु से निकलकर और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो ये आपका अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। तो सेम परिभाषा आपका रहेगा, यानी सिर्फ अभिसारी जो याद किए हैं उसके विपरीत रहेगा अपसारी का, यानी जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो वह आपका अपसारी प्रकाशपुंज रहेगा। और आपने अभिसारी याद किया अभी कि एक बिंदु यानी विभिन्न दिशाओं से प्रकाश निकलकर एक बिंदु पर मिल रहा है तो आपका अभिसारी हो रहा है, और एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जब फैल जा रहा है तो वह अपसारी हो जाएगा। तो और आप इसको चित्र भी बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये कभी कभी अगर यदि 2 नंबर में पूछेगा तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, यह यानी प्रकाशपुंज क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, तो आप इतना आंसर दे सकते हैं। और यदि 5 नंबर में पूछेगा तो आपसे पूछेगा प्रकाशपुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, परिभाषा के साथ स्पष्ट करें। तो आपको इस तीनों का भी परिभाषा और चित्र बनाना होगा, तो इसके लिए आप 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु की सतह से, यानी अपारदर्शी यहाँ पे ऑप्शन एक यानी शब्द आ रहा है। अपारदर्शी कहने का मतलब है कि जिस भी वस्तु से टकराकर प्रकाश आर पार नहीं होती है, यानी ऐसे कोई पदार्थ है यानी वस्तु है जिससे प्रकाश टकराती है तो वह आर पार नहीं होती है, उसे अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे में आप समझ सकते हैं कि पत्थर हो गया, ईंट हो गया, यदि इस पे प्रकाश पड़ेगा तो क्या इसके आर पार जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वह वहीं उसी पे टकरा कर वापस लौटे। तो इस ऐसी चीज को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो यह आपका है जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु की सतह से टकराकर और अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाती है। किस माध्यम में? जिस माध्यम से वह चली थी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन जो है उसके 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। और कौन कौन है वो भी देखेंगे। तो आपको ये परिभाषा आसानी से समझ में आया होगा कि अपारदर्शी वस्तु यानी ईंट जैसे है, ईंट है, पत्थर है, गिट्टी है, ये सभी चीज़ जो है अपारदर्शी वस्तु है या लकड़ी है, तो उस पर प्रकाश यदि पड़ रही है तो उससे टकरा कर और अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, यानी जिस माध्यम से वह चली थी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यह आपका 2 प्रकार के होता है, यानी इस प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वह आपका 2 नियम है। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट नियम है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब जो है वह आपका तीनों एक ही समतल में होता है, यानी एक ही तल में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहाँ पे इस प्रकार से हम चित्र बना दिए, ये आपका मान ये समतल दर्पण, ठीक। इसके नीचे हम रचित कर देते हैं, यानी
रंगा हुआ भाग रहता है, तो ये आपका समतल दर्पण हो गया। तो इस पे जो आपका ये किरण आ रहा है ये आपका आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण, यानी प्रकाश जो आ रहा है तो ये आपका आपतित किरण है, और इस बिंदु पर आ रहा है तो ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, आपतन बिंदु। और उसके बाद यहाँ से टकरा कर ये आपका यहाँ पे परावर्तित हो रहा है, तो ये परावर्तित हो रहा है तो ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। और इस पे जो अभिलंब डाला जाता है ये आपका अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आपतन, यानी अभिलंब के साथ आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण होता है, और इसे आई से सूचित किया जाता है। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो आपका परावर्तन कोण होगा, यानी परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक दर्पण हो गया, ये आपका आपतित किरण हो गया, और यहाँ से ये जो निकल रहा है टकरा कर तो ये आपका परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब को अभिलंब बोला जाता है, तो ये आपका अभिलंब हो गया। और ये आपका आपतन कोण आई हो गया और ये परावर्तन कोण आर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों जो है वह एक ही तल में है। तो आपको ये भी पूछेगा कि आपतित किरण क्या है, तो आप कह सकते हैं वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, यानी दर्पण ये आपका है तो इसकी सतह पर यही किरण न पड़ रहा है, तो वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है वह आपतित किरण कहलाती है। और दर्पण के जिस बिंदु से टकराकर यानी दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ते हैं वह आपका आपतन बिंदु होता है। और परावर्तित किरण जो है यानी दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, तो ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। और अभिलंब जो है यानी दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोला जाता है, तो ये आपका अभिलंब हो गया। आपतित किरण को आपतन कोण आई द्वारा सूचित और परावर्तन कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो यही आपका नेक्स्ट ऑप्शन, यानी नेक्स्ट आपका जो है नियम वही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि इतना समझाने के बावजूद यदि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन यानी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए वह उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज या प्रतिबिंब। इंग्लिश में इमेज बोलता और हिंदी में प्रतिबिंब। तो यह भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ये जो आपको सभी क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसे आप MVVI क्वेश्चन बोल सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका एग्जाम में यदि आप इसमें आपको केवल 5 से 6 क्वेश्चन ही बताएंगे, जिससे आपको समझ के चलिए कि आपका 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। और उस प्रकार से यदि आप इसको हमारी बातों को ध्यान से सुनकर और याद कर लेते हैं और ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो आपका इस वीडियो से यानी फिजिक्स का कम से कम 5 नंबर सब्जेक्टिव तो अवश्य क्लियर हो जाएगा। तो आप इतना जरूर ध्यान में और वीडियो को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब यानी इमेज क्या है। तो चलिए आंसर देखते हैं कि किसी वस्तु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और यह आपका 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। और ये आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है बहुत बार, क्योंकि ये आपके पिछले एग्जाम यानी 2021 का बोर्ड एग्जाम जो हुआ है उसमें भी सेकेंड सीटिंग वाला में आपसे ये 5 नंबर के क्वेश्चन में फिजिक्स में पूछा गया था कि प्रतिबिंब क्या है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें आपसे 2 नंबर में भी पूछेगा और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो यह आपका प्रतिबिंब का परिभाषा हुआ। और आपसे यह जो है इसमें केवल प्रतिबिंब पूछा है, तो आपका प्रतिबिंब का परिभाषा यहाँ तक खत्म है। तो इतना यदि पूछेगा तो आपसे 2 नंबर में पूछेगा, और यदि 5 नंबर पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, परिभाषा के साथ स्पष्ट करे या अर्थ के साथ स्पष्ट करे। तो यह आपका होगा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? तो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा है
काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं पे आभासी या वस्तुनिष्ठ में आप पढ़िएगा तो आपको कहीं पे काल्पनिक लिखा हुआ मिलेगा या कहीं पे आभासी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि काल्पनिक को ही आभासी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे वर्चुअल इमेज बोला जाता है। क्या? वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो आपका ये इमेज तो हो गया, यानी आपका ये, और इसका आपको परिभाषा बता दें कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे आपसे पूछेगा कि इसका अर्थ के साथ स्पष्ट करे, तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा भी देना होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा आपको सिर्फ इसी में से आपको निकलेगा। वह क्या निकलेगा कि आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु स्रोत से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यहीं पे आपसे आ रहा है कि जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ से आपका यहाँ तक आ रहा है जिस बिंदु पर मिलती है, यहीं पे आपको ख़त्म करना है और उसके बाद लिख देना है कि उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब पूछे तो आपसे फिर वही आपको कहना है कि किसी वस्तु स्रोत से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है। क्या सिर्फ आपको यही बदलना है कि वास्तविक में जिस बिंदु पर मिलती है और काल्पनिक में तो जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इस प्रकार से प्रतिबिंब के परिभाषा से ही आप इसको, यानी आप जो इसका नियम है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए और आप इसको अच्छी प्रकार से प्रतिबिंब में यदि आप रट जाते हैं तो आपको इसमें, और यह दो प्रकार का होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, और मेरी बातों को आप समझ जाते हैं तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से और आसानी से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ पे 5 नंबर होगा, यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है। ये आपका है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। क्या बताना है? यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है और काल्पनिक प्रतिबिंब, उसमें दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे आम लीची हो गया तो उसमें आप बता सकते हैं कि क्या फ़र्क है, किसी का स्वाद अलग है, जैसे आम का स्वाद दूसरा है, लीची का स्वाद दूसरा है। उसी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो आप इसको इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्या है? निम्नलिखित अंतर है, यानी अनेक अंतर है। और वह क्या है? तो आप पॉइंट बनाकर दीजिएगा कि नंबर पॉइंट फर्स्ट है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 है आपका पॉइंट, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह आपका उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो आपका बनता है वह हमेशा ही उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह आपका हमेशा सीधा होता है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है, अभी आपने एक क्वेश्चन देखा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जहां परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती है, यानी जिस बिंदु पर मिलती है। वही आपको इसमें भी पॉइंट बना देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वहां बनता है जहां, यहाँ पे ये नहीं होगा, जहां परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वहां बनता है जहां परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती हुई मालूम पड़ती है। तो ये आपका परिभाषा से ही एक बिंदु बन रहा है, यानी एक पॉइंट है। आप इस प्रकार से यदि ये आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो आप इस 3 पॉइंट को यदि लिख रहे हैं तो आपका 2 नंबर कन्फर्म है। तो ये आपको 2 नंबर में ही पूछेगा, 5 नंबर में नहीं पूछता। और यदि 5 नंबर में पूछे तो भी आप इतना परिभाषा दे सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है कैसे। अभी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं कि प्रकाश क्या है, तो उसमें आपको ये आंसर में दिया हुआ था कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप है। वही आपसे इसमें दिया गया है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो वह कैसे है, क्यों है, वह बताना है कि वह कैसे है। हम कैसे जान सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। तो वही आपसे यहाँ पे आंसर दिया गया है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, यानी निम्नलिखित रूप से हम इसे जान सकते हैं कि यह प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। तो आप देखते हैं अक्सर यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। यानी विद्युत परिपथ से, जैसे आपके घर में लाइट आती है तो विद्युत परिपथ से जब धारा
धारा प्रवाहित होने करने पर बल्ब क्या है, जलने लगता है। और विद्युत तो बल्ब जब जलने लगता है तो आपका क्या होता है, रोशनी देता है, यानी लाइट जो होता है, बल्ब जो जलता है तो आपका इजोर हो जाता है, यानी रोशनी देता है, यानी प्रकाश उसको बोल सकते हैं। तो पहला आपका क्या था, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी पहले तो हमारा विद्युत ऊर्जा था, अब वो हमारा क्या बदल गया, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश यानी ऊर्जा जो होती है वह ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आपका है विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और बल्ब जब जल रहा है तो आपका प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। किस ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा में। तो यह आपका इस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का एक रूप हुआ। नंबर पॉइंट सेकेंड है आपका कि फोटोग्राफिक कैमरे से फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ता है तब प्रकाश ऊर्जा वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। यानी जब फोटोग्राफी कैमरा होता है, यानी उससे यदि फोटो खींचते हैं तो उस समय फोटोग्राफी प्लेट पर जो पड़ता है, यानी प्रकाश की किरण पड़ता है, तब वह प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में, यानी वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पहले प्रकाश ऊर्जा जो था वह अब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, यानी यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो है एक ऊर्जा का रूप हुआ। तो आप इसे इस प्रकार से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये दो प्रकार से इसको क्वेश्चन को पूछता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने, आपको बताते हैं कि यह दो प्रकार से किस प्रकार से पूछता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान छू कर करना। यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है और समतल दर्पण जो होती है उसको हम छू कर कैसे पहचान कर सकते हैं कि यह उत्तल दर्पण है। यदि आपके सामने तीनों दर्पण रख दिया जाए कि यह उत्तल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है और यह समतल दर्पण है, और आप बताइए कि आप सिर्फ छू कर बताइए कि यह कौन सा दर्पण है, उत्तल कौन है, अवतल कौन है और समतल कौन है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपका आंसर होगा कि हम तीनों दर्पण को छू कर पहचान करने के लिए बारी बारी से तीनों दर्पण के परावर्तक सतह पर हाथ फेरेंगे। क्या, यानी दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उस पर हम हाथ फेरेंगे और देखेंगे कि यदि दर्पण यानी जो होगा जिसका परावर्तक सतह जो होगा वह उभरा हुआ होगा, यानी उभरा कहने का मतलब जो उभरा हुआ फूला हुआ होगा, तो वह जो होगा आपका उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा अंदर की तरफ वह आपका अवतल दर्पण होगा। यानी धंसा हुआ कहने का मतलब आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वह आपका इस प्रकार से होता है, यानी उत्तल दर्पण है ये आपका, और इसका परावर्तक सतह ये जो है ये रजतीत होता है अंदर का भाग, परावर्तक सतह आप देख सकते हैं यही है आपका उभरा हुआ। और अवतल दर्पण जो होता है वह इस प्रकार से होता है, तो इसका अंदर का भाग ये इस अवतल दर्पण जो होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, इसका बाहर का भाग रचित होता है। तो ये आपका देख सकते हैं ये परावर्तक सतह है इसका धंसा हुआ, और उत्तल दर्पण जो था इसका परावर्तक सतह ये है, तो ये उभरा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण यानी जिस परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ होगा तो वह हमारा उत्तल दर्पण होगा, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह यदि धंसा हुआ होगा तो वह हमारा अवतल दर्पण होगा, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह सब जगह बराबर होगा तो वह हमारा समतल दर्पण होगा। क्या होगा, कि समतल दर्पण आप इस प्रकार से देखे हैं कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है वह यहाँ पे बराबर है, ऊपर का यह जो है बराबर है, तो सब जगह बराबर है, यह समतल दर्पण होगा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम तीनों दर्पण को छूकर पहचानने के लिए बारी बारी से तीनों दर्पण के परावर्तक सतह पर हाथ फेरेंगे, और यदि दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो वह हमारा उत्तल दर्पण होगा, और यदि दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो हमारा अवतल दर्पण होगा, और यदि दर्पण का परावर्तक सतह सब जगह बराबर है तो वह हमारा समतल दर्पण होगा। और आपको ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आपको बोले हैं कि इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, वह क्या पूछता है, आपसे ये भी पूछेगा कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान बिना छुए करना। आपसे ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें छू कर पहचान कैसे करेंगे, और नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन ये भी कहता है कि बिना छुए आप पहचान कैसे करेंगे, कि यदि आपके सामने तीन दर्पण रख दिए जाए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तो आपको उसको टच भी नहीं करना है और आपको बताना है कि यह कौन सा दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण इसमें कौन है, अवतल दर्पण कौन है और समतल दर्पण कौन है। तो आप तब उस स्थिति में आप उसे कैसे बताइएगा,
तो आपका आंसर वही होगा फिर से कि हम तीनों दर्पण को बिना छुए, यहाँ पे छू कर जो है इसको आप कहिएगा कि बिना छुए पहचान करने के लिए हम बारी बारी से यानी तीनों दर्पण को एक मेज पे रखेंगे। क्या मेज यानी टेबल पर रखेंगे और उसमें अपना प्रतिबिंब देखेंगे। क्या देखेंगे? तीनों दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब या अपना उंगली ले जाएंगे और उसमें अपना उंगली का प्रतिबिंब यानी देखेंगे। और यदि उंगली का प्रतिबिंब वास्तविक आकार से छोटा होता है यानी आप दर्पण रखिएगा, दर्पण को आप इस एक मेज पे रख सकते हैं और उसको में आप अपना उंगली का प्रतिबिंब देखिएगा। और यदि आपका प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक आकार से यानी आपका जो आकार है उंगली का उससे यदि छोटा हो रहा है तो वह आपका उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है वह वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, किसी यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण में वह छोटा बनता है। ऐसे आप देख सकते हैं जैसे उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है गाड़ी में। क्यों? क्योंकि पीछे की वस्तु जो है वह काफ़ी छोटा दिखाई देता है और दूर से ही दिखाई देता है। तो उत्तल दर्पण जो है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो यदि प्रतिबिंब हमारा छोटा यानी वास्तविक आकार से छोटा बन रहा है तो हमारा उत्तल दर्पण होगा। और यदि प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक आकार से बड़ा बन रहा है यानी तो वह हमारा अवतल दर्पण होगा। और यदि उंगली का प्रतिबिंब हमारे उंगली के आकार के ही बन रहा है यानी वास्तविक आकार के बराबर बन रहा है तो हमारा दर्पण क्या होगा? समतल होगा। वही आपसे क्वेश्चन है, तो सेम आपसे क्वेश्चन रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान छू कर करना। तो आप इस आंसर को दे सकते हैं। और कहेगा कि बिना छुए करना, तो सेम इसी पैटर्न पे आप जाइएगा और कहिएगा कि हम तीनों दर्पण को बिना छुए पहचान करने के लिए तीनों दर्पण को एक मेज पे रखेंगे और उसमें अपना उंगली का प्रतिबिंब देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हमको उसको दर्पण को टच नहीं करना है। इसमें आपसे कहेगा क्वेश्चन बिना छुए पहचान करना है, तो बिना छुए हम उसको टच नहीं करेंगे, हम उसके दूर से ही उसमें अपना उंगली ले जाएंगे उसके सामने और उसमें अपना प्रतिबिंब देखेंगे। यदि उंगली का प्रतिबिंब हमारे वास्तविक आकार के से छोटा बन रहा है तो दर्पण हमारा क्या होगा? उत्तल होगा। और यदि उंगली का प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा बन रहा है तो हमारा दर्पण अवतल होगा। और यदि उंगली का प्रतिबिंब वास्तविक आकार के बराबर बन रहा है तो दर्पण समतल होगा। क्या होगा? समतल होगा। इस प्रकार से आपका 2 क्वेश्चन, तो ये आपका है जो 2 नंबर में भी पूछता है और कभी कभी ये आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो जितना भी आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सभी क्वेश्चन केवल एक प्रकाश को छोड़कर, प्रकाश जो है वो आपसे जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में ही पूछेगा, उसको छोड़कर आपको जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सभी का सभी आपको 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों और क्यों पूछेगा ये भी आप बात जान गए, क्योंकि आपको सभी का जो जिसका जितना नियम है उसका परिभाषा के साथ आपको फुल डिटेल में बता दिए और समझा दिए। और इतना समझाने के बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सके तथा एग्जाम की तैयारी कर सके। इस वीडियो में इतना ही कहेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।